ओके, स्टार्ट करतो. अ, आजचा आपला विषय आहे इंद्रलुप्त, ग्रंथोक्त आणि व्यवहार. ठीक आहे. महत्वाचं असं आहे की आता जेव्हा आपण इंद्रलुप्त या विषयावर बोलतोय, तेव्हा इंद्रलुप्तचा विचार करताना आपण खूप ग्रॉसली असा विचार नाही करू शकत. खूप साऱ्या गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवून इंद्रलुप्त हा विषय घ्यावा लागतो. तर त्यातला ग्रंथोक्त काही पार्ट आहेत आणि आता व्यवहारामध्ये काय उपयोगी पडतात त्या आपण गोष्टी आहेत त्या जाणून घेऊया. माझं नाव वैद्य निलेश ढवळे. अ, पहिल्यांदा आपण बघून घेऊया की विविध शरीर अवयवांच्या ठिकाणी उत्पन्न होणारे केश आणि त्यांना काय काय नावं दिलेली आहेत. तर जनरली जे स्काल्पवर केस येतात त्यांना केश, कंताल किंवा चिक्रू अशी नावं आहेत. जे बॉडीवर हेअर्स येतात त्याला रोम, रोमराजी किंवा लोम अशी नावं दिलेली आहेत. अ, या चलेगा. हिंदी हिंदी में कंटिन्यू करते हैं. ठीक है. जो बाल हो जो आईलिड्स पे आते हैं, ठीक है, उसको पक्ष्म करके संबोधित करते हैं. जो फेस पे आते हैं उसे श्मश्रु, और जो आईब्रोज पे आते हुए उसे भ्रूकुटी, और या फिर जो जेनेटल एरिया या हम्पिस पे आते हैं उसको व्यंजन या व्यंजनन इस नाम से संबोधित किया जाता है. इसके बाद हम देखेंगे कि केश की संख्या है वो अलग अलग आचार्यों ने क्या क्या बताई है. तो अगर याज्ञवल्क्य देखेंगे, याज्ञवल्क्य ने बताई है कि 3 लाख केस है और करीबन 54 करोड़ 67 लाख 50 हजार रोम है. चरक के अनुसार तो आपको पता है, ये तो फेमस है कि 30 हजार में थोड़े कम, जो ऐसे ही बोलते हैं इनको कि 29,956 केस बताए हैं. विद्योधनी टीका में बताते हुए समय आप्तोपदेश से बताया कि 72 करोड़ केस है. सुश्रुत ने बताया था, मैं असंख्य बताया है. वाग्भट ने चरकाचार्य के अनुसार जो है वही बताया, और काश्यप ने बताते समय 2 लाख रोमकूप है ऐसा वर्णन किया है. अभी हम हमारे जो मेन टॉपिक है इंद्रलुप्त उस पे आते हैं. तो इसकी जो डेफिनेशन बताई है, डेफिनेशन या फिर निरुक्ति बोल सकते हैं. निरुक्ति बताते समय बताया कि इंद्रानाम इंद्र नील वर्ण केशानाम लुप्तम लुप्तो यस्मात् केश रोग विशेषः. ठीक है, टाक ने बताई है ये परिभाषा. ये तो शब्दकल्पद्रुम में ही इसका वर्णन आया है कि इंद्रानाम इंद्र नील वर्णम केशानाम लुप्तो यस्मात्. तो अभी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इंद्राणाम, तो इंद्राणाम का अर्थ क्या है, तो वो जिसको उत्तम अंग या फिर सिरस कहते हैं या फिर केश के लिए भी पर्याय है. नीलवर्ण केशानाम, नीलवर्ण केशानाम. अभी नीलवर्ण यानी क्या, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर हेयर है. तो लुप्तम लोप हो यानी निकल जाते हैं या फिर अब्सेंस हो जाता है, तो उसे इंद्रलुप्त कहा गया है. ठीक है, उसका लक्षण है वो भी हम आगे देखने वाले हैं, और उसका निदान क्या है वो भी आगे देखने वाले हैं. उसकी जैसे एक इंट्रोडक्शन इन्होंने शब्द कल्पद्रुम में दी है. आगे जाके देखेगा तो उसके संस्कृत डिक्शनरी है, जो मोनियर विलियम्स ने इसका डिटेल में वर्णन आया है कि एक्सेसिव बाल्डनेस ऑफ द हेड, लॉस ऑफ बियर्ड. तो बस हेड पे बालनेस आया ऐसा ऐसा कुछ नहीं, तो बियर्ड का भी बाल ये रहेगा, लॉस ऑफ हेयर बियर्ड रहेगा, फिर भी इंद्रलुप्त है. तो इसमें दो टर्म है, इंद्र और लुप्त. मॉर्बिड बाल्डनेस या फिर फॉलिंग ऑफ हेयर फ्रॉम द हेड ऐसे भी बताया है. तो इंद्र यानी आपको पहले बताया, इंद्र यानी हेयर और लुप्त यानी अब्सेंस. सो रेफरेंस ऑफ इज अब्सेंस ऑफ हेयर, तो आपको ध्यान में रखना है कि अब्सेंस ऑफ हेयर रहेगी वहां पे. ग्रंथोक्त वर्णन कहाँ पे और स्थान क्या बताया है, तो सुश्रुत ने इसको शुद्र रोग में वर्णन किया है, और अगर अष्टांग हृदय के अनुसार देखें तो इसको कपालगत रोगों में वर्णन किया है. और ग्रंथोक्त रेफरेंस कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो मैंने पूरा अच्छे से ढूंढा, तो मुझे ऐसा पता चला कि गरुड़ पुराण में इसका रेफरेंस सबसे पहले आया है. तो गरुड़ पुराण में जो अलग अलग कर्मकांड के बारे में बताया है या फिर अलग अलग वर्णन किए, उसमें एक व्याधि के स्वरूप में उन्होंने इंद्रलुप्त बताया है कि इंद्रलुप्त होता है करके. आगे हस्ती आयुर्वेद में जो हाथियों के लिए आयुर्वेद बताया है उसमें हाथियों को भी इंद्रलुप्त होता है ऐसा वर्णन किया है. चरक संहिता में रेफरेंस है, सुश्रुत संहिता में है, अष्टांग हृदय में है, अष्टांग संग्रह में है, हारित संहिता में और भोज में आपको इसके रेफरेंस पाए जाते हैं. आगे आपको देखा जाए तो सुश्रुत निदान स्थान में इसका जो क्षुद्र रोग वर्णन किए है, 44 क्षुद्र रोग है, उसमें 44 क्षुद्र रोग में एक है वो इंद्रलुप्त बताया गया है. तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अलस अलसेंद्र लुप्त हो ऐसे बताया है सुश्रुत निदान स्थान 13वें अध्याय. आगे जाके आपको सुश्रुत सूत्र 24वां जो अध्याय है उसमें इंद्रलुप्त ये धातु प्रदूषित विकार बताया गया है. तो धातु प्रदूषित विकार यानी कौन सा धातु प्रदूषित, रक्त धातु प्रदूषित विकार बताया गया है. तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि सुश्रुत ने इसे रक्त धातु प्रदूषित विकार बताया गया है, इसलिए सुश्रुत की चिकित्सा
जो ज्यादा करके दी गई है वो प्रच्छान या फिर रक्त से निगडित चिकित्सा इनमें वर्णन की गई है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आगे जाके जो ट्रीटमेंट हम देखने वाले हैं, तो ट्रीटमेंट में भी आपको रक्त प्रदोषज विकार इसको ध्यान में रख के ही सब चिकित्सा दी है, ऐसे देखना पड़ेगा। आगे आपको देखना पड़ेगा कि इंद्रलुप्त के आचार्य ने अलग अलग नाम क्या दिए हैं। तो सुश्रुत ने उसको खालित्य या रुह्य बताया है। चरक ने भी खालित्य, खलति, अष्टांग संग्रहकार ने रुज्य या फिर खलति बताया गया है। अ, हारित ने केशग्न बताया गया है और भोजने से रुह्य नाम दिया गया है। अभी हम हेतु पे कंसंट्रेट करते हैं थोड़ा, कि क्योंकि हमारे पास जब पेशेंट आता है तो सबसे पहले हमें उसका हेतु ध्यान ध्यान में रखना पड़ेगा। तो पेशेंट्स जनरली जो रहते हैं वो एज ग्रुप के, डिफरेंट एज ग्रुप के रहते हैं, तो उसके हिसाब से हमको हेतु देखना है। तो अभी अगर ओल्ड पेशेंट रहेंगे या फिर एज पेशेंट अच्छे से रहेंगे तो वेग धारण ये इशू है, हेतु है क्या। अगर बच्चा रहेगा तो अभ्यंग द्वेष, वो बचपन में जिसको बोलते हैं कि मराठी में बोलते हैं कि ताड़ू भरने, ठीक है। तालू पे मसाज किया जाता है, जो बचपन में वो किया नहीं होगा या फिर ऐसे उस तरह उसके वजह से भी ये हो सकता है। रजत सेवन, एक्सपोजर टू डस्ट, अगर डस्ट का ज्यादा एक्सपोजर रहेगा तो। जागरण ज्यादा होता रहेगा तो। दिवा स्वाप ज्यादा होता रहेगा तो। अतिशीत तंबू सेवन, अभी ठंडा पानी बहुत ज्यादा पीना। अति मैथुन, प्रागवात यानी सामने से वारा जो लेते हैं वो। विरुद्धाहार, विरुद्धाहार ये बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण हेतु बताया गया है। अति मधुर सेवन, अति मधुर सेवन से क्या होता है, ये सब चीजें है। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम जो दुष्टि है ये कफ और रक्त दूषित करने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे सब वर्णन किए हैं। रोदन करने से ज्यादा, अभी बच्चा रहेगा तो उसको ज्यादा रोने से भी हो सकता है। उच्च भाषा से हो सकता है, आम निर्मिति से हो सकता है। अति आतप सेवन, अगर ज्यादा हीट से एक्सपोजर रहेगा तो भी हो सकता है। इंटेक ऑफ कोल्ड फूड, हिमाहार बोलते हैं जिसको, ज्यादा ठंडा खाना। मन संताप रहेगा तो उसके वजह से भी हो सकता है। मद्य सेवन ज्यादा रहेगा तो। अति लवण सेवन और अति क्षार सेवन। तो अभी जनरली जो पेशेंट्स है उनमें उनमें पाया जाता है कि जो बचपन से मतलब बहुत कम एज के रहते हैं, अराउंड 3-4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, तो उन्होंने भी उनमें भी हमें इंद्रलुप्त पाया जाता है। तो वो किस वजह से है, तो उसमें माता ने अगर शीराद अवस्था में, अगर बच्चा शीराद अवस्था में रहेगा तो फिर अगर उसके दूध में ज्यादा अगर मतलब माता ने अति लवण सेवन किया तो फिर शीराद अवस्था में उसको जाके बच्चे को भी है इंद्रलुप्त जैसे व्याधि या फिर ऐसे व्याधि हो सकते हैं। अतिलेवन सेवन या अतिक्षार सेवन ये अगर माता ने किया तो भी शीराद अवस्था में रहेगी तो बच्चे को हो सकता है। तो ये भी है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा बचपन में उसको मतलब ऐसा ऐसा हुआ था क्या, ये सब चीजों को पूछना पड़ेगा, ठीक है। हेतु के बाद हम जाते हैं अगर आपको ग्रंथोक्त रेफरेंस देखना है, चरक सूत्र 26 में आया है, जो लवण रस की वर्णन बताए गए हैं, कर्म बताए गए हैं और उसके अति भुंजित से क्या परिणाम होता है ये बताया गया है। तो उन्होंने बताया कि अति मात्रा में लवण सेवन करने से इंद्रलुप्त नाम का व्याधि होता है। उसके बाद हम लक्षण पे जाएंगे। तो लक्षण में जो हम कार्डिनल साइन बोलते हैं कि कार्डिनल साइन क्या है, अगर इंद्रलुप्त हम बोल रहे हैं तो उसका कार्डिनल साइन क्या है। तो केश पतन ये सबसे बड़ा और सबसे कार्डिनल साइन है। अगर हारित अनुसार देखा जाए तो केश भूमि यानी या फिर स्काल्प। तो अगर वात दोष से निगडित रहेगा तो वो रुक्ष या पांडु रहेगा। अभी अभी ये सब चीजों पे थोड़ा सा गौर करना कि रुक्ष और पांडु बताया गया है। पित्त दोष से रहेगा तो आरक्त वर्ण और दाह युक्त बताया गया है। कफ दोष से रिलेटेड रहेगा तो वो स्निग्ध बताया गया है। और रक्त से रिलेटेड रहेगा तो फिर वो पूय युक्त निर्मिति होती है उसमें। और सन्निपातिक रहेगा तो फिर सर्वलक्षण युक्त होता है, ठीक है। तो ये क्या है लक्षण, ये हम डिटेल में आगे देखेंगे कि इसके अगर अभी आपको ऐसे बताया जाए तो ये बहुत सिंपल और बहुत सिंपल लक्षण लगते हैं। मगर यही आप अगर मॉडर्न में देखोगे, अभी आगे जाके अपन वो भी देखने वाले हैं, तो आपको इसका डिटेल महत्व है वो पता चलेगा। आगे अष्टांग संग्रहकार ने भी इंद्रलुप्त का वर्णन करते समय वातज जो है वो अग्निदग्ध, शाव और अरुण बताया गया है। पित्तज जो है वो पीत, नील, हरित, सिराजाल युक्त बताया गया है। या फिर पूरे जो स्काल्प है उस पे स्वेटिंग होते रहता है। आगे जो कफ का है वो त्वचा के वर्ण के अनुसार रहता है, वो घन रहता है, स्निग्ध रहता है और व्हाइटिश कलर रहता है। और जो त्रिदोष बताया गया है वो सब लक्षण युक्त है। और ऊपर से अलग से जो लक्षण बताया है वो भालू के नेल्स जैसा होता है ऐसे बताया गया है। यानी बहुत का मतलब ऐसा डल और ब्लैकिश कलर का, ऐसा इसको त्रिदोष युक्त इंद्रलुप्त बताया गया है।
आगे जाके जाए तो इसकी संप्राप्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोमकूपानुगम पित्तम वातेन समूर्चितम प्रचाव्यति रोमानि तथा श्लेष्मा सशोनितम रुनद्धि रोमकूपास्तु ततो अन्येषु असंभवः तदिंद्रलुप्तम खालित्यम रुजेति च विभाव्यते। तो ये क्या है संप्राप्ति, हम श्लोक देखा है अभी, सुषुप्त निदान स्थान में आया है। तो इसका मीनिंग देखे थे, तो यहाँ पे थ्री थ्री पॉइंट्स अपने को बहुत ज्यादा कंसिडर करने हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि वात के सह पित्त रोमकूप में प्रवेश करता है और रोमों को मूर्छित कर देता है। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि वात के सह पित्त रोमकूप में प्रवेश करता है और रोम को मूर्छित करता है। सेकंड जो पॉइंट बताया गया है कि रक्त के सह कफ, ये रोमकूप में रोमकूप के जो छिद्र बताए गए हैं वो सब बंद कर देते हैं। इसके वजह से क्या होते हैं कि नए जो रोम है वो उत्पन्न नहीं हो पाते, और अगर नए रोम उत्पन्न नहीं होंगे तो वहां पे इंद्रलुप्त नाम का व्याधि हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट आपको कंसिडर करने हैं। पहले वात के साथ पित्त रोमकूप में प्रवेश करके रोमकूप मूर्छित करता है। सेकंड पॉइंट है रक्त के साथ कफ रोमकूप के छिद्र है वो बंद करते हैं। और थर्ड जो पॉइंट है नवीन रोम है वो उत्पन्न नहीं होते, इसके वजह से इंद्रलुप्त खलित्य या फिर रुज्जा नाम का व्याधि होता है। अभी आपको आगे जाके ये देखना पड़ेगा सुश्रुत निदान स्थान में यही जो है श्लोक, इसकी टीका में इसका डिटेल वर्णन आ रहा है कि इन्होंने वर्णन किया है कि सुश्रुत ने इनको इंद्रलुप्त खालित्य या रुह्य ऐसे पर्याय नाम बचाए गए हैं। उन्होंने स्पेसिफिकली इनके टीका में बताया है कि खालित्य है वो पुरुषों को होता है, स्त्रियों को नहीं होता। ठीक है, ऐसे उन्होंने वर्णन किया है उस काल के अनुसार। ठीक है, तो वो क्यों, तो उसके कारण उसके जो डिटेल्स है उसको वर्णन करते हुए विधेय ने कहा है कि जो पहले की जो स्त्रियां थी वो सुकुमार होती थी, दुष्ट रजस्राव होता था। दुष्ट रजस्राव यानी जो रज होता था वो दुष्ट रज था वो रक्त के द्वारा यानी रक्त के मार्फत जो बाहर निकल जाता था। और थर्ड थर्ड जो था वो व्यायाम नहीं यानी श्रमजन्य काम है वो ज्यादा नहीं करती थी स्त्री। इसके वजह से खलित्य रोग उनमें स्त्रियों में नहीं दिखता था। ठीक है, तो अगर आप हमें इस समय अगर खलित्य का विचार करना है या फिर इंद्रलुप्त का विचार करना है तो ये 3 हेतुओं को आपको ध्यान में रखना है कि वो अगर आपके पास फीमेल पेशेंट आई और उसको उसको इंद्रलुप्त रहेगा तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि वो सुकुमार है क्या, उसका पीरियड्स नॉर्मल आते हैं क्या, वो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछना है। मोस्ट ऑफ द टाइम जिनको इंद्रलुप्त का तकलीफ इंद्रलुप्त डायग्नोस हुआ रहेगा उनके पीरियड्स के बारे में कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स जरूर रहती है। या फिर व्यायाम जन्य कर्म है, जिम में जाने की आदत या फिर ऐसे जनित कर्म करने की आदत। ठीक है, या फिर सुकुमार नहीं रहेगी, जो रफ एंड टफ बोलते हैं वैसे उसी उसी टाइप के रहेंगे, तो फिर उसके वजह से ही इंद्रलुप्त हो सकता है। इसकी जो टीका है इसकी टीका में आगे ही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी आपको पता चलता है कि अगर व्यायाम अगर आपने अवॉइड किया तो वात पित्त कफ प्रकोप नहीं होगा, उसके वजह से रोम नहीं गिरेगी। ठीक है, और स्त्रियों में रज विमुक्त हो जाता है, उसके वजह से स्रोतोरोध नहीं होता, उसके वजह से रोम है वो पुनः उत्पन्न उत्पन्न हो जाते हैं। भोजने इसकी अलग से संप्राप्ति बताई गई है इंद्रलुप्त की। क्षीर प्रदेश में पित्त दूषित होता है, वो दुष्ट पित्त रोमकूप में प्रवेश करता है और रोमपतन करता है। अभी उस जगह पे वात और कफ की वजह से कूप में अवरोध हो जाता है और इंद्रलुप्त का व्याधि। ये थोड़ा सा संप्राप्ति वो अलग बताया गया है मगर उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो वही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे संप्राप्ति घटक ध्यान में रखने हैं। तो दोष कौन से बताए गए हैं, तो ये त्रिदोष से उत्पन्न है कि वात पित्त और कफ तीनों दोष यहाँ पे तीनों दोष से उत्पन्न होता है। वात में भी स्पेसिफिक समान और व्यान ये दोनों दूषित करने वाला है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है समान यानी समानो अग्नि समीपस्थ बोला है, तो अग्नि समीपस्थ है यानी अग्नि को भी दूषित करता है यहाँ पे। तो पेशेंट में आपको पूछना चाहिए कि अग्नि मंद है क्या। व्यान अरगच्छति व्यान बोला है तो पूरे शरीर में घूमने वाला है, इसलिए वो भी दूषित हो जाता है। पित्त पित्त में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि पाचक पित्त और भ्राजक पित्त ये सबसे ज्यादा दूषित होते हैं। तो पाचक पित्त ये पाचक ये भी अपना अग्नि समीपस्थ है। और भ्राजक जो है, भ्राजक भी आपको ध्यान में रखना है कि वो कलरिंग देने का काम करता है और नॉर्मल जो टेक्सचर देने का काम करता है, तो वही दूषित हो जाता है। कफ कफ में तर्पक कफ है जो शिरस्थ बताया गया है वो दूषित हो जाता है। दुष्य में आपको ध्यान में रखना है कि रस रक्त और अस्थि। अब यहाँ पे आपको संप्राप्ति घटक और ये जो बताए चीजें आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि ये हमें केस पेपर हमारे पास जो केस पेपर आता है केस पेपर भरते समय आपको ध्यान में रखना है। और हम जब रिपोर्ट बनाते हैं तो रिपोर्ट में भी ये चीजों पर ध्यान पे रख के ही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिजाइन किया जाता है। तो इस पे आपको ध्यान में रखना है कि दुष्य क्या बताए गए हैं, रस रक्त और अस्थि।
मल में स्वेद और केश, उपधातु में केश और नख, अग्नि में धात्वग्नि मानदेय और जठरग्नि मानदेय। जो आम बताया गया है वो भी वैसे ही है। उद्भव स्थान इसका आमाशय बताया गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना कि ये लोकली उद्भव होने वाला डिसीज नहीं है। उद्भव स्थान आमाशय है और उसका व्यक्ति स्थान भरे रहेगा, संचार स्थान रसायन है और अधिष्ठान सिर है, ठीक है। व्यक्ति स्थान भी त्वक है। रोग मार्ग कौन सा है, तो ये बाह्य रोग मार्ग में उत्पन्न होने वाला व्याधि है। स्रोतस में आपको ध्यान में रखना है कि ये रस व स्रोतस से दृष्टि, रक्त व अस्थि व स्वेद व और मन व स्रोतस। तो जिसमें इमोशनल फैक्टर या फिर स्ट्रेस फैक्टर ज्यादा रहेगा उसमें भी इंद्रलुप्त नाम का व्याधि हो सकता है, ठीक है। स्रोतोदृष्टि प्रकार में जो 4 प्रकार बताए गए हैं उसमें जो संघ है, ठीक है, संघ से उत्पन्न है इंद्रलुप्त। और व्याधि स्वभाव क्या है, तो इसका व्याधि स्वभाव है चिरकारी है, ठीक है। तो व्याधि स्वभाव चिरकारी है, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये व्याधि है ये तात्कालिक नहीं होता, ठीक है। ये बहुत सारे कारणों से होते होते ही होता है। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी आप ऐसे नहीं बोल सकते, दावा नहीं कर सकते कि मैंने 15 दिन में इंद्रलुप्त ठीक किया, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल वो अगर नया रहेगा, यानी जस्ट उत्पन्न हुआ है और उसको अपने ट्रीटमेंट अगर दी बहुत अच्छी तरीके से, तो शोधन और सब चिकित्सा दिए, तो फिर भी 1 मंथ, ठीक है। मगर आप दावा नहीं कर सकते कि मैंने इतना जल्दी ठीक किया। अगर 4 साल का पुराना इंद्रलुप्त है और मैंने 1 महीने में ठीक कर दिया, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको ट्रीटमेंट में पेशेंट को बताते समय बताना है कि 6 से 8 महीना या फिर एक साल का आपको टाइम लगेगा पूरे रीग्रोथ होने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी आप संप्राप्ति देखोगे तो व्याधि स्वभाव भी देखेंगे तो चिरकारी व्याधि व्याधि है, ठीक है। अभी आगे जाके अपन एलोपेशिया जो मॉडर्न में बताया गया है इसका कंपैरिजन, इंद्रलुप्त का कंपैरिजन एलोपेशिया के साथ किया जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली 0.2% टू 2% पॉपुलेशन इससे अफेक्ट होते हैं। और लाइफ टाइम रिस्क क्या है, तो 1.7% पॉपुलेशन में इसकी रिस्क है। तो 1.7% पॉपुलेशन में फुल टाइम रहता ही है। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसके पेशेंट तो आपके ओपीडी लेवल पे आने ही वाले हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। यहाँ पे भी इन्होंने बताते समय बताया कि मेल को ज्यादा होता है, ठीक है, और चिल्ड्रंस और वुमेन को उस हिसाब से कम होता है। और अगर वुमेन्स एंड चिल्ड्रन को हुआ तो कॉस्मेटिक कंसर्न से ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो एलोपेशिया अगर मतलब बच्चों को रहता है तो फिर वो ज्यादा कंसर्न हो जाते हैं और इमोशनल प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। और ये जो टर्म देखोगे तो 1760 में सैवेजिस ने कॉइन की है और कॉर्नेलियस सेल्सस ने बताई गई है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये 1760 में बताया गया है। और जो चरक में या फिर भोज ने या फिर सुश्रुत में बताया गया है वो 2000 साल पुराने बताए गए हैं। तो आप अगर सब डिसीज कंपेयर करोगे या फिर प्रोग्रेस कंपेयर करोगे या फिर उसके हेतु भी देखोगे तो सेम ही है सब। वही चीजें आपको अलग भाषा में अलग डिटेल में बताई गई है। तो ये बस अभी 200 साल पुरानी अभी चीज है जो इन्होंने बताई एलोपेशिया करके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, टाइप्स बताए गए हैं उसके एलोपेशिया एरियाटा, जो 1 और मोर स्पॉट रहते हैं उसके ऊपर। डिफ्यूज एलोपेशिया एरियाटा रहता है, डिफ्यूज रहते हैं उसमें। एलोपेशिया एरियाटा मोनोलोक्यूलरिस, इसमें स्पॉट रहता है एक स्पॉट। मल्टीलोक्यूलरिस में बहुत सारे मल्टीपल स्पॉट रहते हैं। ओफियासिस में भी ऐसे ही है कि सरकमफेरेंस पे होता है वो। बर्बे, ये जो है एलोपेशिया एरियाटा बर्बे, बर्बे में आपको ध्यान रखना है कि ये बियर्ड का बताया गया है। जो टोटालिस है एलोपेशिया एरियाटा टोटालिस, तो ये स्काल्प के पूरे हेयर ही लॉस हो जाते हैं। जो यूनिवर्सलिस बताया गया है उसमें सब हेयर स्काल्प के प्लस प्यूबिक हेयर लॉस हो जाते हैं। और एलोपेशिया टोटालिस प्लस यूनिवर्सलिस है वो रेयर बताया गया है। और अलग दूसरे बुक में मुझे अलग से क्लासिफिकेशन मिला कि एलोपेशिया एरियाटा फोकैलिस, ठीक है। तो ये फोकल कौन से भी फेस पे, एब्डोमेन पे या फिर एक्सट्रीमिटीज पे अगर कुछ रहेगा। तो एलोपेशिया टोटलिस, टोटलिस तो आपको बताया कि एब्रोज और आईलैशेस सब ही लॉस हो जाता है। यूनिवर्सलिस में पूरे बॉडी के हेयर से लॉस हो जाते हैं। एलोपेशिया मैलिग्ना जो बताया गया है लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस, लॉस ऑफ हेयर रेजिस्टेंस टू ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट से ज्यादा रेजिस्टेंस होके हो जाता है। मैरिग्नाटा जो बताया गया है वो भी सरकमफेरेंस वाला है। इन्वर्सिस यानी इन्वर्स पैटर्न रहता है उसका, ये जो स्नेक पैटर्न रहता है उसके इन्वर्स पैटर्न रहता है। और रेटिकुलरिस जो बताया गया है वो उसमें सेपरेट पैचेस रहते हैं, ठीक है, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आगे हमें साइंस एंड सिम्टम्स दे सकते हैं इसके कि टिपिकल जो फर्स्ट साइन है जो है वो स्मॉल बाल्ड पैचेस बताए गए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा कि स्मॉल बाल्ड पैचेस रहेंगे उसमें।
अंस्कार एंड लुक्स सुपरफिशियली नॉर्मल। ऊपर से देखोगे तो आपको बहुत नॉर्मल लगेगा कि कुछ नहीं है ऐसा। शेप क्या है तो यूजुअली राउंड या ओवल शेप का रहता है। जनरली कहाँ होता है तो स्काल्प और बियर्ड में होता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि स्किनी एग्जीक्यूट होता है तो हेयर लॉस हो जाता है और रीग्रोथ एट द सेम टाइम। ठीक है, एग्जीक्यूट भी होता है और लॉस रहेगा और रीग्रोथ भी हो जाएगा सेम टाइम में। जो बच्चों में रहेगा उसमें रिमिशन टाइम कम रहता है या फिर जल्दी या फिर परमानेंट रिकवर हो जाते हैं। अ, ये जो पेशेंट रहते हैं इंद्रलुप्त के, इसमें आपको इसके अलावा और क्या दिखेगा तो इम्यून सिस्टम है वो बहुत हैम्पर हुआ रहता है। तो इसमें अस्थमा, एलर्जी या एलर्जीज या फिर एटोपिक डर्मेटाइटिस या फिर हाइपोथायराइडिज्म, इसके इसके जैसे लक्षण दिखेंगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि कोई भी स्किन डिसीज या फिर स्किन से रिलेटेड जो विकृति रहती है, अगर वो सप्रेस हो रहा होगा या फिर कम हो रहा होगा तो उसकी उत्पत्ति ये बहिर्ग मार्ग से होती है या फिर अस्थमा जैसे रोगों से होती है। ठीक है। जनरली इसका जो एरिया बताया गया है वो पेनफुल हो जाता है, कभी 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 पेनलेस रहता है, कभी कभी पेनफुल रहता है। आगे जो बताया गया है कि लेट टीनेज में ज्यादा करके अभी अभी आ रहा है। जनरली क्या होता है, थोड़े समय में झट से बाल चले जाते हैं और स्काल्प के एक साइड में पहले जाते हैं फिर दूसरे साइड में जाते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बताया गया है कि अगर आपने पुल किए, अगर वो एलोपेशिया का जो पैच है, अगर वो पैच के पास के जो बाल है वो अगर आपने पुल किए तो इजीली वो निकल जाते हैं। ठीक है, बहुत इजीली निकल जाते हैं। तो ये है साइंस एंड सिम्टम्स एलोपेशिया के। ठीक है। आगे आपको इंपॉर्टेंट है असेसमेंट क्राइटेरिया, जो मॉडर्न में बताया गया है। असेसमेंट क्राइटेरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास अगर पेशेंट आया और आपको अगर देखना है एलोपेशिया का पेशेंट अच्छे से ट्रीट करना है, तो उसको आपको दिखाना चाहिए कि भाई हम लोग ये ट्रीट कर सकते हैं। तो कैसे करना है तो उसके पहले हमारे पास निदान के जो मुद्दे हैं, जो सर बार बार आपको बताते रहते कि डायग्नोस्टिक वैल्यू एडिशन करना चाहिए। तो डायग्नोसिस परफेक्ट करने के लिए आपके पास क्या क्या टूल्स है, तो उसके लिए आपको पहले नंबर ऑफ पैचेस, ठीक है, एलोपेशिया के कितने पैच है वो गिन के उनका मार्किंग, या फिर 1 या 2 या 3 पैचेस है। ठीक है। अपीयरेंस ऑफ पैचेस, रेडिश है या फिर नॉर्मल है। ठीक है, रेडिश है, ब्लैकिश है, कैसे स्पॉट पैचेस है वो आपको देखने चाहिए। उसके फोटोग्राफी करनी चाहिए। ठीक है, फोटोग्राफी करते समय आपको ध्यान में रखना है कि फोटोज लेते समय आपको फ्लैश करके फोटो नहीं निकालने हैं, नॉर्मल लाइट में आपको फोटो निकालने हैं। ठीक है। साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्काल, तो फ्रंटल पैराइटल कौन से लोब में जनरली पैचेस हुए हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। साइज, तो उसका साइज मार्क करने के लिए आपको आपके पास मेजरमेंट टेप आपको लेना पड़ेगा, 2x4 3x6 सेंटीमीटर, या फिर कैसा है उसका साइज एग्जैक्ट आपको लिखना पड़ेगा। शेप कैसा है, जनरली ओवल शेप है या फिर राउंड शेप का पैच है वो आपको ध्यान में रखना है। स्किन का कलर कैसा है वो आपको ध्यान में रखना है। रैशेस, डिस्चार्ज है या नहीं वो आपको ध्यान में रखनी है। आगे सेंसेशंस, सेंसेशंस कैसे है, सेंसेशंस अवेलेबल है या नहीं है। टेक्सचर ऑफ हेयर कैसा है तो वो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। इसके बाद पाल्पेशंस करते समय ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है जब आप इंद्रलुप्त ये करते हैं। फर्स्ट है द फोल्ड साइन। ठीक है, उसको जैकेट साइन भी बोलते हैं। तो उसमें क्या करना है कि जो स्काल्प है उसको दोनों जो थम्स है, थम्स से ऐसा स्काल्प को ऐसा प्रेस करना है जो जहाँ पे एक्चुअल हमें ये पैचेस दिखे हैं। तो उसको जब प्रेस करते हैं तभी आपको वहां पे सेवरल फॉल्ट्स दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे ये टेस्ट पॉजिटिव आती है। तो ये टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो क्या है इसका, अब्सेंस ऑफ हेयर फॉलिकल्स कभी कभी हो सकते हैं, अब्सेंस ऑफ हेयर फाइबर्स हो सकते हैं, कभी कभी फॉलिकल्स प्रेजेंट रह सकते हैं, कभी मिनीएचरस हेयर रह सकते हैं, यानी छोटे छोटे बाल से वो वहां पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि फोल्ड टेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, फोल्ड साइन आपको चेक करना पड़ेगा। सेकंड है पुल टेस्ट। ठीक है, पुल टेस्ट में क्या करना है कि रफली 20 से 50 बाल है वैसे जस्ट पुल करके देखने हैं, टक करके देखने हैं। तो आपको ये पॉजिटिव, अगर वो पुल किए अच्छे से तो फिर पॉजिटिव हो है ऐसा समझना है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि पेशेंट ने अभी नहा के ना आया हो, अभी जस्ट नहा के आया होगा और आप अगर ये करोगे तो फिर वो टेस्ट पॉजिटिव आने वाली है। और टेस्ट इज पॉजिटिव किस में होती है तो एनाजोन और टिलोजन इफ्लीवियम में। तो जो इफ्लीवियम है उसमें तो आपको एनाजन और टिलोजन रहेगा, तो उसमें आपको ये टेस्ट पॉजिटिव आएगी।
ठीक है। माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस है, उसमें हम आगे देखेंगे कि उसका माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, इसलिए माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस के लिए केशव आयुर्वेद का जो रिपोर्ट है वो आपको इम्पोर्टेंट है। इसके इसके द्वारा आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट उसका कॉज क्या है और उसको ट्रीटमेंट कितने दिन लेने की जरूरत है। आयुर्वेदीय परीक्षण में आपको ध्यान में रखना है कि दर्शन स्पर्शन प्रश्न, तो ये जो त्रिसूत्री बताए गए हैं तो ये आपको ध्यान में रखनी है, और इसी इसी अ, इसी रूट पे जाके या फिर इसी मौके का ये करके आपको उसको केश पतन है क्या, दारुणक है क्या, केश पे रुक्षता है क्या, क्षीरक कंडू है क्या, केश भूमि में रुक्षता है या ड्राइनेस ऑफ स्काल्प है क्या, केश भूमि में दौर्गंध है या केश भूमि में दाह है। ये सब चीजें आपको क्वेश्चन से, स्पर्श से और दर्शन से आपको देखनी पड़ेगी, और उसका क्राइटेरिया है वो डिजाइन करना पड़ेगा। आगे जाके हमें इंस्ट्रूमेंट्स क्या यूज करने हैं वो आपको ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट है वो कैमरा आपको लगेगा जिससे आप फोटोग्राफी करनी है। फोटोग्राफी करते समय वो आपको अच्छे से सेव करनी है। सेव करते समय लैपटॉप पे उसका फोल्डर बनाना है, अच्छे से डेट्स डालनी है, ये सब चीजें आपको, पेशेंट का नाम, उसका आईडी नंबर, डेट, नाम अच्छे से डालने हैं, अच्छे से फोटो सेव करनी है, ठीक है। जिस डेट पे आया था उसी डेट के डालने हैं, तो उसको बिफोर आफ्टर आपको कंपैरिजन करने के लिए अच्छा रहता है। सेकंड जो है वो आपको मैग्नीफायर, आपके मैग्नीफायर ग्लास है वो आपके पास रहना चाहिए। इससे नेकेड आई से अपन कुछ चीजें नहीं देख सकते, वो हमें मैग्नीफायर से देख पता चलती है। उसके बाद हमें हेयर एंड स्किन एनालाइजर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेयर एंड स्किन एनालाइजर की इंपॉर्टेंस क्या है इसका, हमने 16 के जो प्रोग्राम हुआ था उसमें देखा ही था इम्पोर्टेंट। उसके ही बस जो एलोपेशिया के जो पार्ट है वो हम जस्ट डिटेल में देखते हैं। एलोपेशिया एरियाटा में अगर हेयर एंड स्किन एनालाइजर यूज किया तो उसका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि स्काल्प फाइंडिंग, ठीक है, क्या क्या मिलते हैं। तो येलो डॉट्स है वो बहुत ज्यादा मिलते हैं, ब्लैक डॉट्स, माइक्रो एक्सक्लेनेशन मार्क्स, ब्रोकन हेयर्स, अपराइट हेयर्स, मोनो इथलेरिक्स हेयर्स, रेगुलरली कॉइल्ड हेयर, ट्यूलिप हेयर्स, वेलस हेयर्स, ठीक है। तो इस प्रकार के हेयर्स है, और उसके परसेंटेज इतने परसेंट में ये एलोपेशिया एरियाटा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये क्या है, येलो डॉट्स, ब्लैक डॉट्स, या फिर ये क्या है। यही जो है हमने पहले देखे थे, जो लक्षण देखे थे, आयुर्वेदिक लक्षण देखे थे, अग्निदग्ध है, पीत वर्ण है, अरुण वर्ण है, शाव वर्ण है, ये वही चीजें हैं। इन्होंने येलो डॉट, ब्लैक डॉट्स, माइक्रो एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ये सब चीजें बताई गई है। तो वो कैसे दिखते हैं और क्या है उसके फाइंडिंग्स वो देखते हैं। तो ये जो येलो डॉट्स बताए गए हैं ये जनरली 6 to 100% पेशेंट में आपको पाए जाते हैं। मोस्ट कॉमनली लाइट स्किन जो पेशेंट रहते हैं उसमें हमें पाए जाते हैं। तो ये आपको मार्क करके दिए हैं, ये जो येलो येलो डॉट्स है, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा, ये जो येलो डॉट्स है ऐसे पाए जाते हैं, ठीक है, येलो डॉट्स, ठीक है, येलो डॉट्स है, ये एलोपेशिया एरियाटा में पाए जाते हैं। आगे जो है ब्लैक डॉट्स, ठीक है, ब्लैक डॉट्स है, ब्लैक डॉट्स का भी आपको इंपॉर्टेंट बताया गया है कि एक्यूट जो एलोपेशिया एरियाटा रहता है या फिर एक्टिव हेयर लॉस है, एक्टिव हेयर लॉस में पाए जाते हैं। आगे पिछला जो था येलो डॉट्स, तो येलो डॉट्स है वो आपको रूट पे पाया जाता है, और ब्लैक डॉट्स है वो जनरली हेयर शाफ्ट पे पाया जाता है। तो अगर हेयर शाफ्ट पे रहेगा तो फिर एक्टिव हेयर लॉस वहां पे हो रहा है, वो आपको ध्यान में रखना है, और वो एलोपेशिया एरियाटा का है। तो ऐसे ब्लैक डॉट्स है वो जो मार्क किए गए हैं, ऐसे ब्लैक डॉट्स पाए जाते हैं। आगे आपको ध्यान में रखना है कि शॉर्ट वेलस हेयर है। तो शॉर्ट वेलस हेयर में क्या होता है, ट्रैकोस्कोपिक फाइंडिंग में बताया गया है कि ये लेट स्टेज या फिर इनएक्टिव स्टेज है डिसीज की, ठीक है। तो अगर आपको ये आपको स्काल्प एनालिसिस करते समय अगर इंद्रलुप्त का स्थान है, अगर उस वहां पे आपने चेक किया कि वेलस हेयर है, वेलस हेयर यहाँ पे बताया गया है छोटी, उसको ही आपको अगर हमारे भाषा में बताया गया तो उनको हम बेबी हेयर बोलते हैं, ठीक है। जो छोटे छोटे हेयर्स रहते हैं, ठीक है, शॉर्ट वेलस हेयर आर मोस्ट सेंसिटिव फीचर बताया गया है एलोपेशिया एरियाटा का। तो एलोपेशिया एरियाटा में जनरली, और इसका साइन क्या है कि इसकी आगे जाके अच्छी ग्रोथ होने वाली है। तो आपको यहाँ पे बस ट्रीटमेंट देते समय आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। तो फिर अगर ये आपके पास पेशेंट आया और उसको वेलस हेयर है अभी प्रेजेंट है, ठीक है, एलोपेशिया है मगर वेलस हेयर प्रेजेंट है, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा कि वेलस हेयर है यानी ट्रीटमेंट के लिए आपको समय कम लगेगा, ठीक है, कम ट्रीटमेंट मतलब कम समय के ट्रीटमेंट में भी पेशेंट रिकवर हो सकता है। मगर अगर येलो डॉट्स है या ब्लैक डॉट्स है, येलो डॉट्स अगर ज्यादा रहेंगे तो फिर ट्रीटमेंट के लिए उतना ही टाइम लगेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद पिकटेल हेयर से, ठीक है, यहाँ पे पिकटेल हेयर से वो अपराइट डाउन 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 जो डायरेक्शन है उसमें भी आपको ध्यान में रखना है कि ये भी ट्राइकोस्कोपिक फाइंडिंग में आपको पाए जाते हैं, ठीक है। आगे आपके जो
ये बताए गए हैं एक्सक्लेमेशन मार्क हेयर। एक्सक्लेमेशन मार्क हेयर में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, मराठी में जिसको उद्गारवाचक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। तो उसको उद्गारवाचक चिन्ह टाइप एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, वैसे टाइप के हेयर्स है। ये जो है ये ब्रोकन हेयर्स भी हो सकते हैं। ये किस में रहते हैं, तो ये एक्यूट या फिर प्रोग्रेसिव जो एलोपेशिया एरियाटा है उसमें पाए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि कभी कभी ये नॉन प्रोग्रेसिव में भी रहते हैं या फिर लेटर स्टेज में भी पाए जाते हैं। ये ध्यान में रखना है कि एक्सक्लेमेशन मार्क, ये साइन भी आपको मिल सकता है, ठीक है, एलोपेशिया एरियाटा में। अभी आपके ये जब एलोपेशिया एरियाटा का आप ट्रीटमेंट करते हो, एलोपेशिया का ट्रीटमेंट करते हो, तभी आपको दो पद्धति के बता देते हैं। एलोपेशिया फॉलिकुलर ओपनिंग से आपको एक नॉन स्कैरिंग रहता है और दूसरा स्कैरिंग रहता है, ठीक है। तो नॉन स्कैरिंग रहेगा तो उसमें एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, एलोपेशिया एरियाटा और अलग अलग टाइप के जो बताए गए हैं। उसमें आप अगर लक्षण देखेंगे तो येलो डॉट्स है, वेरिएबल डायमीटर्स है, रेटिकुलर पैटर्न्स है। एलोपेशिया एरियाटा में भी देखो येलो डॉट्स, ब्लैक डॉट्स, ब्रोकन हेयर, एक्सक्लेमेशन हेयर मार्क और शॉर्ट वेलस हेयर, ठीक है। तो इस पद्धति से आपको ज्यादातर आपके पास जो पेशेंट आते हैं वो नॉन स्कैरिंग एलोपेशिया आता है, ठीक है। नॉन स्कैरिंग एलोपेशिया, स्कैरिंग एलोपेशिया बहुत कम आते हैं। और नॉन स्कैरिंग एलोपेशिया में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे कफ और पित्त की दृष्टि ज्यादा रहती है, ठीक है। तो कफ और पित्त की दृष्टि ज्यादा रहेगी, इसलिए कफ और पित्त पे ट्रीटमेंट आपको फोकस करके देनी है। अभी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इसमें जो हेयर टेस्टिंग हम यहाँ पे करते हैं, कंप्लीट हेयर टेस्टिंग केशर वेद का जो बताया गया है, तो उसमें आपको एलोपेशिया का अगर पेशेंट रहेगा तो उसमें आपको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिजाइन करने के लिए माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस में आपको तो एग्जैक्ट आपको क्या क्या है वो भी पता चलेगा, प्रकृति एनालिसिस में भी पता चलेगा, स्काल्प एनालिसिस में, त्रिदोष विचार में, सप्तधातु विचार, मल विचार जो बताया गया है, पांचभौतिक विचार, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो डिजाइन की गई है, और पथ्यापथ्य विचार बताया गया है। तो ये आपको एग्जैक्ट डिसीज डिसीज का प्रोग्रेस या फिर एलोपेशिया में आपको ट्रीटमेंट कैसी करनी है वो आपको बताए गए हैं, ठीक है। ये बताने के लिए मैं जस्ट आपको रिपोर्ट्स दिखाता हूँ जो केश आयुर्वेद के जो जनरल रिपोर्ट्स है उसमें बताए गए हैं। ये पेशेंट के रिपोर्ट है एलोपेशिया के। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो ब्लैक डॉट्स या फिर येलो डॉट्स की बात कर रहा था, ये आपको यहाँ पे दिखते हैं। माइक्रोस्कोपिक इमेजेस में आपको दिखेगा कि डैमेज रूट दिखते हैं, डैमेज हेयर रूट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि डिस्ट्रॉफी हुई रहती है, हेयर की डिस्ट्रॉफी है, तो आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। शाफ्ट में भी आपको वीकनेस दिखेगा। मेडुला भी आपको देखना है, मेडुला की ऊपर हम इतना ज्यादा फोकस नहीं करते अभी। त्रिदोष परीक्षण में आपको यहाँ पे दिखेगा कि वात, पित्त और कफ। वात यहाँ पे डोमिनेंट है, पेशेंट की एज यहाँ पे आपको पता चलेगा कि 53 इयर्स का पेशेंट है, तो ऑब्वियसली एज के अनुसार भी वात डोमिनेंस रहेगा। और इसमें पेशेंट में वात डोमिनेंस ही था। केश सप्तधातु परीक्षण, सप्तधातु परीक्षण में आपको जो आपको बताया था कि रसदुष्टि, रक्तदुष्टि, अस्थि, मज्जा, शुक्र, मांस, यहाँ पे 6 भी धातु दूषित बताए गए हैं। जनरली आपको ध्यान में रखना है कि रसदुष्टि, रक्तदुष्टि और अस्थि दुष्टि, ठीक है, जो हमने इसके पहले ही संप्राप्त घटक में भी देखे थे, तो उस पर ही ज्यादा फोकस करते। तो ये आपको जो ये ट्रीटमेंट बताए गए हैं वो भी इसी हिसाब से बताए गए हैं। अगर आप आगे जाके पांचभौतिक परीक्षण देखेंगे तो पांचभौतिक परीक्षण में आपको पता चलेगा कि तेज और वायु पे निगडित ये जो परीक्षण है। और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देखेंगे तो वात पित्त शामक चिकित्सा, रसदुष्टि चिकित्सा, रक्त शोधक चिकित्सा, सप्त शोधक चिकित्सा, कृमिघ्न चिकित्सा और रसायन चिकित्सा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखने का कि कृमिघ्न चिकित्सा भी बताई गई है। तो आपको मैंने पहले भी ये किया कि रोमभुजिशु कृमि है उसके उससे कंपेयर किया है इंद्रलुप्त को, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिजाइन करते समय भी ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है। आगे जो है यहाँ पे दूसरा एक पेशेंट है, उसके भी हम अगर ये देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये ब्लैक डॉट्स दिखेंगे, ठीक है। ये जो ब्लैक डॉट्स है यहाँ पे आपको दिख रहे थे, तो इस पेशेंट में आपको पता चलेगा कि ये ऐसा पेशेंट रहेगा तो ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, ठीक है। तो आपको ऐसा पेशेंट को पहले ही बताना है कि ये ब्लैक डॉट्स है और इसको आपको ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज्यादा समय लगेगी। अगर आप शाफ्ट भी देखोगे तो शाफ्ट में भी आपको यहाँ पे जो कैपिटस जो बताया गया है, पेडिकुलोसिस कैपिटस, ठीक है, वो आपको यहाँ पे पाया जाता है। आगे आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो हम पहले भी बता रहे थे कि त्रिदोष एनालिसिस में
कफ ये डोमिनेंट रहेगा। सप्त धातु एनालिसिस में आपको पता चलेगा कि रस, रक्त, मांस और अस्थि, ठीक है। तो मेन तो तीन रहेगी, जब भी आपको इंद्रलुप्त का विचार करना है तभी रस, रक्त और अस्थि ये तीनों दूषित रहेगी इसमें। और वही हमें रिपोर्ट में भी हमें कंफर्मेशन मिल रहा है, ठीक है। आप और वायु यहाँ पे सबसे ज्यादा दूषित हुई है। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में भी देखोगे आप, कफवत वात शामक ट्रीटमेंट है, रसदुष्टियर चिकित्सा है, रक्त शोधक है। तो अभी यहाँ पे आपको डिटेल ट्रीटमेंट प्लान पता चल जाता है कि कफवात शामक ट्रीटमेंट इन्वॉल्व है, रसदुष्टियर ट्रीटमेंट। अब अभी आप अगर ग्रंथ में देखोगे तो उन्होंने बताया कि रक्त दुष्टि ऊपर चिकित्सा करना है, मगर वो क्षय है या रुद्धात्मक है ये आपको नहीं पता चलेगा। रक्त का प्रकोप होता है, वात पित्त कफ का प्रकोप होता है, वो क्षय हो सकता है या फिर वृद्धात्मक हो सकता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, उसके हिसाब से केशव आयुर्वेद है वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिजाइन करते हैं। अस्थि पोषक चिकित्सा है या फिर इंद्रलुप्त चिकित्सा है। इसमें भी आप देखोगे तो मेजोथेरेपी एडवाइस किए है, लीच थेरेपी इन्वॉल्व किया है, और इंद्रलुप्तहर लेप बताया गया है, ठीक है। इंद्रलुप्तहर लेप है ये प्रोग्रेसिव ट्रीटमेंट के लिए या फिर आगे जाके करने की ट्रीटमेंट है, मगर मेन जो ट्रीटमेंट हो वो मेजोथेरेपी है इसमें भी। तो मेजोथेरेपी यहाँ पे क्या काम करती है, तो जो रक्त है, जो इसमें मतलब हम पहले भी बात कर रहे थे कि ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव करने का काम है वो यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। इसलिए मेसोथेरेपी के साथ अगर आप करोगे तो इंद्रलुप्त में जल्दी रिजल्ट आएंगे, ठीक है। इस हिसाब से हमें अलग अलग पेशेंट्स में आपको देखने मिलेंगे। अभी हम हमारे एक्चुअल स्लाइड्स पे आते हैं। इसके बाद हमें ध्यान में रखना है कि हम जो यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस हम बोल रहे हैं कि माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट इमेज में आप देखोगे जो ए और बी बताए गए हैं। फर्स्ट इमेज में वो ए में जो बताया गए हैं वो हेयर शाफ्ट है एलोपेशिया एरियाटा का, और जो बी में बताया गया है वो डिस्ट्रॉफिक हेयर है एलोपेशिया एरियाटा में पाए गए, ठीक है। जो सेकेंड इमेज है, सेकेंड इमेज में आपको पता चलेगा जो ए वाली इमेज है उसमें पेंट ब्रश वाला जो टिप है उसका वर्णन किया है। या मिताली मैडम, आपने जो बताया कि मेजो इंद्रलुप्त में अगर यूज किया तो उस हिसाब से आपको हर चीजों का ध्यान रखना है। अगर बस कृमि के हिसाब से कंसीडर कर रहे हो तो वैसा नहीं करना है, उसके हेतु देखने हैं पेशेंट के, ठीक है। पेशेंट के हेतु के हिसाब से हम उस पे मेजो ट्राई करना है या नहीं करना है, वो हम इसलिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिजाइन करते समय अगर हेतु उसके केस पेपर हम मंगवाते हैं तो उसमें अगर हेतु अगर कृमि के मिल रहे होगे या फिर इस हिसाब से मिल रहे होगे तो उसमें कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके जो डिटेल है वो आप सर बता सकते हैं इस पे। मुझे उतना डिटेल नहीं पता, मगर सर आपको इस पे गाइड कर सकते हैं। मुझे बस आप बता सकते, हम बता सकते हैं कि हेतु के ऊपर फोकस करके ही चिकित्सा करनी है इसके ऊपर, इसलिए इसको यहाँ पे मेसो एडवाइस किया गया है। पॉइंट पे आते हैं अपने कि सेकंड जो इमेज है उसमें जो सेकंड पार्ट बताया गया है, सेकंड पार्ट में आपको क्लीन कट टिप जो है, क्लीन कट टिप उसमें ये एलोपेशिया एरियाटा के पेशेंट के आप पाए जाते हैं। थर्ड जो इमेज है माइक्रोस्कोपिक, उसमें आपको फर्स्ट जो है वो पेरिपिलर कास्ट है, ठीक है। उसके ऊपर जो हेयर के ऊपर पेरिपिलर कास्ट आता है उसकी इमेज है, शाफ्ट के ऊपर पाया जाता है। और सेकंड जो है वो पेडिकुलोसिस कैपिटस, ठीक है, पेडिकुलोसिस कैपिटस वो जो पाया जाता है उसके ऊपर जो इमेजेस है। फोर्थ है, फोर्थ और फिफ्थ ये भी सब इमेजेस है, ये आपको एलोपेशिया में पाए जाते हैं। फिफ्थ जो इमेज है उसमें आपको एनाजन, कैटाजन और टिलोजन फेज में एलोपेशिया एरियाटा की ग्रोथ कैसे कैसे होती है वो आपको माइक्रोस्कोपिक ग्रोथ ये बताई गई है। आगे ट्रीटमेंट देखते हैं आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू में, ठीक है। जो ग्रंथोक्त आई गई है वो पहले ट्रीटमेंट देखते हैं। तो चरक सूत्र 3 में इंद्रलुप्त चिकित्सा में बताया गया है कि बाह्य लेप बताए गए हैं। आरगवदादि 6 लेप बताए गए हैं। उसमें चरक ने बताया गया है कि सुरेश लुप्तम कीटिबम समुद्रम, इसके टीका में बताया गया है कि सुरेश लुप्तम इति इंद्रलुप्तम, ठीक है। इंद्रलुप्त को सुरेश लुप्त कहा गया है। और उसके 6 योग बताए गए हैं, ये 6 योग में से जनरली प्रैक्टिस में ये यूज किए जाते हैं ये, ठीक है। ये चरक सूत्र 3 में बताया गए हैं। उसके बाद सुश्रुत चिकित्सा 20 में जो आई है उसमें इंद्रलुप्त का डिटेल वर्णन आया है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अच्छे से डिजाइन किया है। पहले स्नेहन करना है, फिर स्वेदन करना है, फिर
सिरावेद करना है, उसके बाद लेप लेप प्रयोग करना है, लेप के बाद रसायन चिकित्सा करनी है, और उसके बाद अभ्यंग प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजिकल ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। स्नेहन, स्वेदन, शिर से शिरावेद, बाद में लेपन, और लेपन के बाद रसायन चिकित्सा, और एंड में अभ्यंग प्रयोग। ठीक है, तो ये अभ्यंग प्रयोग क्या पुनर्भव चिकित्सा के तरह काम करता है। मोस्टली जो सिक्स जो बताया गया है पॉइंट, मालत्यादि तेल। ठीक है, मालत्यादि तेल बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इंद्रलुप्त की चिकित्सा के लिए, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे जो सुश्रुत उत्तर तंत्र में बताया गया है, रोमभोजिष्यु कृमि, ये इंद्रलुप्त प्रमाण है। ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट यानी आपको ध्यान में रखना है पड़ेगा कि रोमभोजिष्यु जो कृमि है उसकी, और इंद्रलुप्त, ठीक है, इनका कंपैरिजन किया है, तो कृमि की चिकित्सा आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी जब आप इंद्रलुप्त को ट्रीट करते हो। ठीक है, अष्टांग हृदयकार जो 24वां अध्याय है उसमें भी उसका वर्णन आया है। तो उसकी चिकित्सा क्या बताई गई है कि सबसे पहले इंद्रलुप्त का जो पैच रहेगा उसके जो पास का जगह रहेगी वहां से आपको सिरावेद करना है। उसके बाद लेपार्थ, कासिस, मनशिला, तुत्थ, मरीच बताया गया है। दालचीनी बताई गई है। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि दालचीनी और देवदार बताया गया है। गुंजा फल और ये सब का रस, दत्तुर पत्र रस बताया गया है, भल्ला तक रस बताया गया है। लेपार्थ सबसे इजी आपको लेपार्थ चाहिए तो मधु, घृत, तिल के जो फूल बताए गए हैं वो, और गोक्षुर, इसका लेप बताया गया है। कभी कभी क्या हो जाता है कि इंद्रलुप्त के प्रदेश पे व्हाइट हेयर्स आ जाते हैं, तो वहां पे मेष शुंग का भस्म का तेल वो है लेपार्थ बताया गया है। और यहाँ पे पथ्य बताया गया है कि जब तक वहां पे रोम नहीं आती तब तक जल से परिषेक नहीं करना है हेड को। ठीक है, तो बात जनरली हेड से बात है वो आपको अवॉइड करनी है जब तक आप इंद्रलुप्त की चिकित्सा करती है। तो आपको ये पेशेंट को बताना पड़ेगा कि इंद्रलुप्त अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जब यहाँ पे एक्टिव ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपको परिषेक नहीं करना है जल का। अष्टांग संग्रह 28 में भी इसकी डिटेल चिकित्सा बताई गई है, तो वो क्या है, तो ये सब जो पहले की ट्रीटमेंट है वो तो है ही, इसके साथ जो लेप बताए गए हैं तो लेप में एरंड तेल है, एरंड पत्र जो बताया गया है उसका आच्छादन बताया गया है, रात भर करना है, और प्रातः काल उसको जो बफेलो बटर रहता है वो लगाने बोला है। ठीक है, सेकेंड जो है वो मार्कव पत्र सिद्ध या फिर सहचर पुष्प सिद्ध माहिश है, उसका नवनीत लगाने बोला है। ठीक है, और जो है थर्ड जो है आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि वार्ताक फल सिद्ध। वार्ताक यानी क्या, तो बैंगन, बैंगन जो बताया गया है, तो बैंगन सिद्ध तेल, उसमें मधु और अंजन, इसका लेप बोला है। छोटे जो वार्तक है उसका प्लस मधु, छोटे वार्तक का रस प्लस मधु, इसका लेप। जलाशुक, जलाशुक यानी जो शैवाल बोलते हैं, शैवाल प्लस पलाश क्षार, इसका सांद्र जावन या फिर ऐसा बुनबुना और जाड़ मिक्सचर बनाना है और उसका लेप बताया गया है। गोश अक्रूर प्लस भल्ला तक रस प्लस दग्ध कुर्म, दग्ध कुर्म, कुर्म यानी या कछवा जो बोला है, कछवे की जो पीठ बोली है उसका अंतर्धूम पद्धति से बताया गया है इंद्रलुप्त पे घृष्ट करना या फिर घिसना है। कुर्म कपाल को तुलसी के स्वरस के साथ लेप बताया। अभी ये जो है ट्रीटमेंट ये नहीं कर सकते, बाकी जो है नॉर्मल ट्रीटमेंट है वो हम कर सकते हैं। पूतिकरंज पत्र है उसका सिंधव के साथ लेप कर सकते हैं। पिप्पली, रसांजन, कुचिका फल, लोहरज और गोमूत्र, इसका लेप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऐसी ट्रीटमेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। अभी आगे जाके ट्रीटमेंट फ्रॉम द रिसर्च आर्टिकल्स, अभी मैंने क्या किया कि ये तो ग्रंथोक्त ट्रीटमेंट इतनी ही बताई गई थी, तो कम से कम मैंने 30 रिसर्च आर्टिकल्स अलग अलग पढ़े जो इंद्रलुप्त पे बताए गए हैं, और उसके अंदर अलग अलग ट्रीटमेंट्स बताई गई है, तो वो ट्रीटमेंट्स है वो इकट्ठा करके आपके सामने रखी है। इसके पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो ग्रंथोक्त चिकित्सा दी गई है उसमें ज्यादा से ज्यादा फोकस किया है रक्त दुष्टिहर चिकित्सा, कफ का शोधन जो है, शोधन चिकित्सा। तो आपको पहले शोधन करके बाद में अगर ट्रीटमेंट करोगे तो आपको रिजल्ट्स है वो तात्काल या फिर जल्दी आएंगे। ठीक है, तो वही आपको रिसर्च आर्टिकल्स में भी दिखता है, वही आपको देखोगे तो पता चलेगा। तो फर्स्ट जो है उसमें प्रच्छान करने बोला है और उसके बाद वन धान्य का लेप बोला है। सेकंड जो है उसमें जलोकाचरण करने बोला है, कुंजा बीज का लेप बोला है। थर्ड जो है चिकित्सा उसमें मंजिष्ठादिक्वात, आरोग्यवर्धिनी सप्तामृत, अम्लकी चूर्ण, विडंग चूर्ण, ये कॉम्बिनेशन है। आमपाचकवटी, त्रिफला गुग्गुर, गुंजा बीज का लेप और त्रिफलाक्वात बताया गया है। ठीक है, ये मालत्यादि केर तेल
जो आपको पता है कि मालत्यादि केर तेल, अभी केर तेल जो आपको पता रहेगा, केर यानी जिसका बेस है वो कोकोनट ऑयल रहता है, वो रहता है वो केर तेल, ठीक है। आगे है त्रिकटु चूर्ण, शिरोभ्यंग, घर्षण विथ लहसुन, ठीक है। लहसुन अभी यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि ट्रीटमेंट है वो लेखन करने वाली चाहिए, मैक्सिमम लेखन करने, या फिर तीक्ष्ण जो है, तीक्ष्ण ट्रीटमेंट यहाँ पे अपेक्षित है। आम्ल की यष्टि, गोक्षुर, अश्वगंधा, गुड़ुचि, मधु, इसका क्वाथ है, पानार्थ दिया गया है। फिफ्थ जो बताया गया है, कृमिकुठार रस, विडंगारिष्ट, शतावरी गुड़, पपया लेटेक्स एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो बताई गई है, वो कृमि को ध्यान पे रखते हुए बताई गई है। तो ये जो केस स्टडी थी, इसमें कृमि को कंसिडर करके कृमि कुठार, विडंगारिष्ट, शतावरी गुड़ और पपया लेटेक्स एक्सट्रैक्ट बताया गया है। बिबिदकी विथ मधु, ठीक है, ये भी है। तगर प्लस देवदारू विथ प्रच्छान, पहले प्रच्छान करना है, फिर तगर प्लस देवदारू लगाना है। आगे प्रच्छान करके इच्छा विधि रस, अभी प्रच्छान करके इच्छा विधि रस तो ये वेल नोन है, छोटा से छोटा, अभी आयुर्वेद में जो ये रहता है वो भी वही यूज करते कि पहले प्रच्छान करो, इच्छा विधि रस, नहीं तो फिर बस इच्छा विधि रस लगाने दे देते हैं कि उससे रिजल्ट आ जाएगा। रसोनादि लेप बताया गया है, रसोनादि लेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे त्रिवृत लेह का विरेचन बताया गया है, और रसोत्तमादि लेप बताया गया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि शोधन करना है, उसके बाद लेप प्रयोग करना है। पटोल पत्र सोरस का भी उपयोग किया गया है। प्रच्छान करके आरग वधादि लेप, अभी जो हमें आरग वधादि 6 लेप देखे थे, ठीक है, तो उसमें से कौन सा भी एक आरग वधादि लेप है वो आप यूज कर सकते हैं प्रच्छान करके, ठीक है। जलोकाचरण करके जयपाल, इंधान्यक स्वरस और गोमूत्र नारिकेल तेल, इसका भी आप यूज कर सकते हो। चमजीवनी वटी, गुंजा तेल, या फिर त्रिफला मछी, अभी त्रिफला मछी भी वेल नोन यूज किया जाता है ट्रीटमेंट में, तो वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। विविध की लेप, अभी प्रच्छान कर्म करके विविध का लेप, आरोग्यवर्धिनी, रसायनवर्ती, पथ्यादि क्वाथ, करंज तेल, तो ये सब का यूज किया गया है। 16th जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। चित्रकादि वटी, जो सबसे पहले अपेक्षित है, इन्होंने क्या किया है कि पाचन करना इंपॉर्टेंट है, तो पहले चित्रकादि वटी और पंचकोल फांट किया है। उसके बाद सद्य विरेचन दिया है, नींब अमृत आदि तेल, ठीक है। तो सद्य विरेचन यहाँ पे बताया गया है। बाद में असना बिलवादी तेल का अभ्यंग बताया गया है इन्होंने, और बिंदु तेल का नस्य बताया गया है। प्रच्छान करने बोला है, उसके बाद वन धान्य का लेप करने बोला है, ठीक है। तेल में कौन से यूज करने हैं, तो भृंगियामल की तेल और दूर पत्रादि तेल है, उसको यूज करने बोला है। शिरोलेप में जटामांसी, त्रिफला और यष्टि, ठीक है, उसका यूज करने बोला है। ये जो है ये ट्रीटमेंट है, ये इसमें रिजल्ट से कम से कम 3 से 4 महीने या 6 महीने में आ जाते हैं, ऐसा उनके रिसर्च आर्टिकल में उन्होंने पब्लिश किया है। अविपत्तिकर चूर्ण, पुनर्नवासव, लोहासव और नारसिंह रसायन, तो आपके यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो आपको स्टार्टिंग में बताया कि स्नेह स्वेद, स्नेह स्वेद और सिरावेद, सिरावेद या फिर प्रच्छान, या फिर जिस ही मार्ग से रक्त का, दूषित रक्त का स्राव हो जाए, ठीक है, ऐसी चिकित्सा करनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको लेप लगाने हैं, उसके बाद रसायन चिकित्सा करनी है, और उसके बाद आपको अभ्यंग या फिर अपुनर्भव चिकित्सा पे ऊपर ध्यान करना है। ग्रंथ में वर्णन किए गए हैं कुछ कल्प है, गुंजा कल्क लेप, काशीसादी लेप, कुट्टन दारू कल्क लेप, मालत्यादि तेल, मरीचादि कल्क। द्रव्य कौन से है, तो बृहति, धतूरा, गुंजा, हस्तिदंत और सोम। हस्तिदंत और सोम तो छोड़ दो, मगर बृहति, धतूरा और गुंजा ये आप यूज कर सकते हो। और चिकित्सा क्रम क्या है, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा, अभ्यंग, लेपन, प्रच्छान, सिरावेद, स्नेहन, ठीक है। आहार में अपथ्य क्या रहेगा, सबसे ज्यादा तो आपको पूछना पड़ेगा कि लवण रस, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हेतु है। और अर्ह चिकित्सा उपक्रम में स्वेदन, ये चिकित्सा उपक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो मैंने रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े, तो रिसर्च आर्टिकल्स में आपको पता चलेगा कि अलग अलग रिसर्च आर्टिकल्स है, उसमें जो इंपॉर्टेंट है वही आपके सामने रखे हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ इंद्रलुप्त, जलोकाचरण, एप्लीकेशन ऑफ गुंजाविज लेप, प्रच्छान एंड वनधान्यक लेप इन मैनेजमेंट ऑफ इंद्रलुप्त, मलत्यादि केर तेल इन मैनेजमेंट ऑफ इंद्रलुप्त, कंपैरेटिव क्लिनिकल स्टडी ऑफ तगर देवदारू लेप एंड विदाउट प्रच्छान इन मैनेजमेंट ऑफ इंद्रलुप्त विद स्पेशल रेफरेंस टू एलोपेशिया एरियाटा। प्रच्छान कर्म है, उसका इच्छा वेदी रस के साथ लेप और संशमनी औषध जो है वो यूज करने के बाद त्रिवृत लेह विरेचन और रसोत्तमादि लेप है उसका, और मैनेजमेंट ऑफ इंद्रलुप्त विथ लोकल प्रच्छान और एप्लीकेशन ऑफ आरग वदादि लेप। ये सिंगल केस स्टडी है, उसमें उसमें भी आपको वर्णन किया गया है।
आफ्टर ट्रीटमेंट आप एडवाइस क्या कर सकते हैं कि वॉश हेयर विथ कोल्ड वाटर। ठीक है, जनरली जो हॉट वाटर रहेगा उससे पित्त प्रकोप जल्दी होता है, तो कोल्ड वाटर आप एडवाइस कर सकते हो। सनलाइट, हार्मफुल शैम्पू ये आपको अवॉइड करने बोले, कंडीशनर अवॉइड करने बोले, हेयर जेल, स्प्रे, स्पाइसी फूड, जंक फूड्स, कोम जनरली नहीं करने बोलना है। ठीक है, वेजिटेबल्स खाने बोलने हैं। जब बाहर जाते हो तो स्कार्फ से आप इसको हेड को कवर कर सकते हो। ठीक है, रिसेंटली क्या क्या ट्रीटमेंट है वो ज्यादा एडवांस हुए हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा कि डर्मा पेन जो बताया गया है, डर्मा पेन का आप यूज कर सकते हो प्रच्छान करने के लिए। जो प्रच्छान कर्म है उसमें डर्मा पेन यूज कर सकते हो। जनरली आप स्काल्प लेके बैठोगे पेशेंट के सामने तो फिर पेशेंट डर जाता है। ठीक है, तो डर्मा पेन अगर आप यूज करोगे कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, अगर ये आप यूज करोगे तो फिर पेशेंट भी जल्दी अप्रोच हो जाते हैं और जल्दी ट्रीटमेंट लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रच्छान कर्म है, ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा डर्मा रोलर है, डर्मा रोलर भी उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जब हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो ट्रीटमेंट देते समय आपको डर्मा रोलर, डर्मा पेन या ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट्स का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा पीआरपी है, मेसोथेरेपी है, बाद में जो अलग अलग ट्रीटमेंट्स बताए गए हैं, ये सब चीजों का भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब हम हाई फ्रिक्वेंसी ऐसे ट्रीटमेंट है वैसे भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप इंद्रलुप्त की चिकित्सा करते हो। ठीक है, ये सक्सेसफुल रिजल्ट है जो मतलब अभी एक ही शेयर किया है बिफोर ट्रीटमेंट, ये सेकेंड मंथ का रिजल्ट है, और 6th मंथ में आप देखोगे यानी 4 मंथ के बाद मोस्टली पार्ट है वो जो कवर है। ट्रीटमेंट वही है, रक्त दुष्टिहर, कफशामक, और वो जो आपको पहले बताया कि ये जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिजाइन किया है उसी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से चलते हैं और ये ट्रीटमेंट बताई गई है। उसके बाद वही पेशेंट में अगर आप 6वें महीने में और बाद में 9वें महीने में देखोगे तो पूरा जो स्काल्प है वो पूरा कवर हुआ है। तो ये आपको डिटेल में आपको ट्रीटमेंट है वो बताई गई है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो ट्रीटमेंट है ये केश आयुर्वेद में होती है। तो ये मेन सेंटर की है, ये आप अपने पास भी आप ये ट्रीटमेंट करते रहेंगे, पहले से भी करते रहेंगे। अभी जो मेरा प्रेजेंटेशन था इससे आपको आपके ट्रीटमेंट में वैल्यू एडिशन करने का काम, या फिर डायग्नोसिस रहेगा तो डायग्नोसिस में परफेक्शन करने का काम, और इस ट्रीटमेंट से आपको क्या क्या फायदा होगा। तो फिर जनरली प्रूवन ट्रीटमेंट रहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा देते हैं, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड में आपको बालों पे ही ध्यान रखना है क्योंकि बाल ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे मैं अभी स्टॉप करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो फिर पूछ सकते हो। थैंक यू, थैंक यू कुसुम मैडम, थैंक यू मिताली मैडम। इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स है या फिर आपको अगर डिटेल्ड कुछ चाहिए रहेगा इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास अवेलेबल है। अगर आपको किसी भी आर्टिकल के बारे में या फिर किसी भी ट्रीटमेंट के बारे में अगर कुछ चाहिए रहेगा तो हम बता सकते हैं। ठीक है, हॅलो, यस मैडम। अरे मला एक प्रश्न विचारायचा होता. आय वॉन्ट टू आस्क इफ द पेशंट इज चाइल्ड लाइक वी कैनॉट डू प्रच्छान, या तो कैसे करेंगे? लाइक बेबी और एट द एज ऑफ 5 to 6 आहे तो वी कैनॉट डू प्रच्छान और उसके बाद लेप नहीं कर सकते, तो वी आर डूइंग ओनली लेप। हाँ हाँ हाँ। अभी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो पेशेंट रहेंगे, ऐसे बच्चे बच्चे जो रहेंगे उसमें आप मृदु विरेचन कर सकते हो। ठीक है, जनरली मृदु विरेचन करके आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो। आपको बस शोधन करना है, किसी भी तरीके से हो जाए, आपको बस शोधन करके उसको मतलब टू द पॉइंट लाना है। इसलिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि शोधन किसी भी तरीके से हो, या फिर जरूरी नहीं है वो प्रच्छान करने से हो। पेशेंट अगर डर रहा होगा तो उसको आपको शोधन करके लघु विरेचन या फिर लघु वमन भी आप कर सकते हो, उसके बाद आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो।
बिकॉज उसके बाद तो वो आएगी नहीं, मैं परेशान करूंगी तो बच्चा आएगा ही नहीं 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 है। नहीं, या तो आप ऐसे ही यही है, आप फॉलो कर सकते हो मोस्टली कि ट्रीटमेंट प्लान करते समय विरेचन देके So we have थोड़ा सा started only शोधन करें। Icha Medi LAPO and या the Ampachan and internal systemic treatment as per our protocol. हाँ 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 हाँ, Yeah, यस yeah. Thank you, thank you. Very nice lecture. यस, निलेश सर, थँक यू मी मॅम. थोडं ऍडिशन करू का? हाँ करा ना. हा, हॅलो मॅम. हा बोला बोला बोला. जनरली बालकांमध्ये लीच थेरपी खूप लवकर रिझल्ट देते आणि ग्रंथांमध्ये पण सांगितलंय की जे बालक आहेत, सुकुमार आहेत आणि रॉयल फॅमिली मेंबर्स आहेत, अशांसाठी जलोकावचरण करणं जास्त फायद्याचं ठरतं. आणि लहान मुलांना मागे लेप लावतोय असं सांगून जळू लावल्यानंतर म्हणजे ते थांबतातही, असंही त्यांना खूप म्हणजे कमी पेन एक्सपिरियन्स होतं या प्रोसिजरमध्ये. त्यामुळं माझ्याकडे सध्या 14 ते 15 असे लहान मुलं आहेत की ज्यांना जळूने रिझल्ट आलेले आहेत आणि 100% रेट ऑफ सक्सेस आहे. येस येस, थँक्यू निलेश सर, खूप छान कम्प्लीट माहिती मिळाली. बरेच औषधं माहिती नव्हती आणि ती सुद्धा आज तुमच्यामुळे माहिती झाली. नाही, थोडं कॉन्फिडन्स पण वाढतो रे याच्यामुळे. येस येस येस, इट रिअली इन्क्रीजेस आवर कॉन्फिडन्स and we can definitely share our results also after the treatment. येस मॅडम, Yeah. थँक्यू. सर एक प्रश्न निलेश सर विचारायचा थँक्यू. यामध्ये. ओम सर आहेत का? हो आहे. हा, ओम सर, ह्यामध्ये तुम्ही आता जे म्हटलात तर रक्तमोक्षणाची किंवा जलोकावचरणाची म्हणजे प्रत्येक सिटिंग मध्ये गॅप किती असायला पाहिजे? म्हणजे सिटिंग आफ्टर हाऊ मेनी डेज एव्हरी सिटिंग? हो हो, येस येस, 1 महिन्याचा गॅप मी ठेवतो माझ्या प्रॅक्टिसमध्ये आणि अच्छा, एक 3 ते 4 सेटिंग्स मध्ये फायदे होतात त्याने. ओके. आणि म्हणजे पहिल्या सेटिंग नंतरच विजिबल ग्रोथ दिसायला लागते. ओके ओके, आणि त्यामुळे पेशंटला पुढच्या सेटिंग साठी काही कन्व्हिन्स करावं लागत नाही रिझल्ट दिसत असल्यामुळे. राईट राईट. फक्त म्हणजे हे दोन्ही एवढंच म्हणजे लक्षात चिल्ड्रन घ्यायचं आणि की अडल्ट दोन्ही मध्ये हीच हो हो फ्रिक्वेन्सी? ओके. हो हो हो. येस आणि एवढं लक्षात घ्यायचं की पेशंट जर आपल्याकडे आला असेल हा, ऑलरेडी जमाल गोटा वगैरे लावून न्हाव्यांचा ऐकून, राईट. तर अशा पेशंटमध्ये रिझल्ट देणं थोडंसं अवघड होऊन जातं. अदरवाईज निलेश सरांनी सांगितल्याप्रमाणे मेडिसिन आणि जलोकावचरण यांनी ओके खूप चांगले रिझल्ट येतात. ओके. आणि सर लेप हा, तुम्ही वापरून पाहिले या केसमध्ये? लेपाच्या विषयी? लेप तरी मी खूप कमी प्रॅक्टिस केलेले आहेत, अच्छा, पण ओके गुंजा तेल वापरतो. ओके सर, गुंजा बीज लेप नाही वापरला, पण गुंजा तेल वापरतो. येस. ओके सर. हो. आणि ॲलोपॅथीमध्ये रक्तमोक्षणाचं जे वर्णन केलेलं आहे ना, रक्तमोक्षणाचं जे आर्टिकल्स मध्ये मी वाचले सगळ्यामध्ये, तर त्यांनी अराउंड 7 डेजच्या गॅप नंतर तुम्ही याच्यामध्ये करू शकता, कारण की रक्तदृष्टी ही खूप जास्त प्रमाणात असते असं त्यांनी सांगितलंय. तर ओके सर. 7 डेजच्या गॅपनेही करू शकता. राईट. थँक्यू सो मच निलेश सर, थँक्यू सो मच. हो, येस. मी पण एक ओम 7-7 सर, दिवसांच्या गॅपने वगैरे देत असते लीच थेरपी. आणि लहान मुलांमध्ये मी ऑब्झर्व केलंय की बऱ्याचदा औषधं नाही दिली, फक्त लीच ट्रीटमेंट केली ना तरी रिझल्ट मिळतात. म्हणजे येस येस 4-5 येस येस. 1-2-3 सेशन नंतर केस यायला सुरुवात होते. आणि मग येस मॅडम. पहिल्यांदा येतात पांढरे केस आणि मग नंतर मग ते निघून परत काळे केस यायला सुरुवात होते. तसं पण येस. होतं. खूप छान थँक्यू निलेश, सो मच. एक्सलंट सेशन झालं. थँक्यू सर. हॅलो, हा, येस, खूपच छान. सगळ्यांचे ग्रुप वरती पण रिप्लाय येऊ लागलेले आहेत. स्नेहल मॅडमनी सांगितलं सगळं. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. तर आपल्यातल्या टीम मेंबर मध्ये तर प्लॅनिंग प्रत्येक मंगळवारी एक बेस्ट लेक्चरचं आहेच आहे. प्लस आपल्या बाकीचे जे एक थर्ड ट्युजडेचं प्लॅनिंग असं आहे की ग्रुपवरती ज्या केसेस डिस्कस केल्या जातात ना, किंवा कोणी मध्ये आधी केसेस विचारतात आणि त्या केसेसचं डिस्कशन राहतं, म्हणजे ग्रुपवरती थोडंफार आपण बोलतो, पण त्याच्यावरती म्हणजे आता ऍट ऍक्च्युअल केसेसच्या डिस्कशन वरती पण आपण घेऊयात. म्हणजे मंगळवारी पुढचा जो असेल विवेक सर ते सेशन लीड करणार आहेत आणि ग्रुपवरती त्या आठवड्याभरात जेवढ्या केसेस पडलेल्या आहेत त्या केसेसचं डिस्कशन त्याच्यावरती होणार. तर ज्यांना अजून ज्यांच्याकडे असे पेशंट आहेत की जे बरे झाले नाहीत, त्याच्यावरती खूप प्रयोग झालेले आहेत किंवा ट्रीटमेंट देऊन सुद्धा तेवढं यश मिळालेलं नाहीये,
तर अशा केसेस तुम्ही आठवडाभर ग्रुपमध्ये टाकत जावा. त्या केसेस त्या दिवशी पर्टिक्युलरली तासभर पूर्ण ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, पुढची ट्रीटमेंट, सक्सेस, फेल्युअर त्याच्यावरती सांगितले जातील. आणि बाकीच्या लोकांचे पण जे चिकित्सेचे अनुभव आहेत ते पण त्यावेळी सगळ्यांनी शेअर करायचे, की काय केल्यानंतर फायदे झालेत आणि काय केल्यानंतर नाही झालेत ते. सो मग ते खूप सुंदर करता येईल. हा, छान, Yes, sir. मजा आली. थँक्यू निलेश, थँक्यू व्हेरी Yes, sir. मच. येस सर. थँक्यू. छान लेक्चर अरेंज केलं आणि असंच आपण एक एक लेक्चर सगळ्यांचं अरेंज करून share it. येस मॅडम. खरंच खूप छान लेक्चर झालं निलेश, डॉक्टर निलेश, आणि एकदम थरोली सगळंच एक्सप्लेन केलं आणि असे व्हायला पाहिजेत. आणखी आपण भरपूर लेक्चर्स असे करूयात अरेंज. येस येस मॅडम. थँक्यू. Who is going to conclude? Dr. Vivek? विवेक सर बिझी आहेत का? ओके, आय थिंक चालेल. ऍज अ टीम मेंबर निलेश सर तर आपलेच आहेत, पण केश आयुर्वेद परिवारातर्फे पुन्हा एकदा थँक्यू डॉक्टर निलेश फॉर एक्सप्लेनिंग अँड डिलिव्हरिंग द ग्रेट लेक्चर विथ ग्रेट सैद्धांतिक नॉलेज. ओके, त्यामुळे तुमच्यातला MD संहिता हा जो तुम्ही खूप सुंदर पद्धतीने दाखवला ते खूप खूप छान वाटलं. ओके, मला तर माझ्या प्रिय विद्यार्थ्याचं नेहमीच कौतुक आहे. आणि कसं झालं व्याख्यान हे मी सगळ्या फ्रँचायझी होल्डर्सला विनंती करेल की त्यांनी आपल्या 108च्या ग्रुपवरती टाकावं, म्हणजे तुमचे शब्द हे आम्हाला पुढच्या कामासाठी अजून प्रोत्साहित करत असतात. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. हा सेशन आज इथेच संपला असं मी जाहीर करतो.